आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक उम्मीदवार ने चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार को आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रुलकला महादेव के रूप में हुई है, जो मख्तल नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद के चुनाव लड़ने वाले थे। महादेव की आत्महत्या के बाद तेलंगाना भाजपा ने कांग्रेस पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। वह इस पूरे मामले और विवाद को लेकर हैदराबाद में तेलंगाना डीजीपी ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नारायणपेट में बीजेपी म्युनिसिपल उम्मीदवार की कथित आत्महत्या के मामले में कांग्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। तेलंगाना राज्य बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की हरकतों की वजह से उम्मीदवार ने आत्महत्या की है। भाई अभी तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन पर तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 11 फरवरी को लोकल इलेक्शन होने हैं, जिसमें 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 116 नगर पालिकाएं शामिल है। हैदराबाद को छोड़कर हर जगह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। 1100 से ज़्यादा हथियार जमा किए गए हैं और 4300 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। हमने आसपास के बॉर्डर इलाकों में 20 चेक पॉइंट कवर किए हैं और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में 55 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। वन लोकल बॉडी इलेक्शन जो है, नगर पालिका इलेक्शन जो है, जो कल तेलंगाना में होने वाले हैं 11 तारीख को, उसमें 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 116 म्युनिसिपैलिटीज पे ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसमें हैदराबाद को छोड़कर बाकी पूरा एंटायर तेलंगाना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलमोस्ट लागू है, मतलब इक्का दुक्का इलाकों को छोड़ के, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं है। तो उसमें अभी तक तो आर्म्स डिपॉजिट 1100 से ज्यादा आर्म्स डिपॉजिट करवा लिए हैं, जो लाइसेंस वेपन जो रहते हैं, और साथ में 4300 से ज्यादा लोगों को हम लोग बाइंड ओवर कर रहे हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे कुछ इश्यू कर सकते हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, उन लोगों को भी बाइंड डाउन कर रहे हैं। उसके साथ साथ में 400 तक हम लोग एनबीडब्ल्यूज भी एग्जीक्यूट किए हैं हम लोगों ने। तो अभी तेलंगाना के अतराफ में 4 स्टेट से बॉर्डर है, आंध्रा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो 4 स्टेट्स का जो बॉर्डर इलाकों में 20 चेकपोस्ट हम लोग खोले हैं। और 20 चेकपोस्ट के साथ साथ में अंदर तेलंगाना के अंदर भी 55 चेकपोस्ट हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इसके होने से, चेकपोस्ट होने से हम लोगों का बहुत कैश सीजर 1 करोड़ 30 हजार तक कैश सीज हुआ है, और लिकर भी 1 करोड़ 20 लाख वर्थ ऑफ लिकर सीज हुआ है, और ड्रग्स भी सीज कर रहे हैं, और टोटल 142 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन केसेस भी रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम लोग तैयार हैं। और इसके साथ साथ में कुछ केसेस, कुछ इलाकों में कुछ पोलिंग स्टेशन जो है वो क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल जो रहते हैं, तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन ज्यादा 3000 से ज्यादा है, वहां पर थोड़ा ज्यादा फोर्स को हम लोग तैनात करेंगे और इलेक्शन को पीसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। आज हैदराबाद में लोगों को थोड़ी देर के लिए घबराहट हुई जब उन्हें शहर के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए। यह घटना सुबह करीब 10:10 बजे जगुलारामरम और कुतबुल्लापुर के मेडखानगुंडा इलाके में हुई, जहां स्थानीय लोगों को तेज आवाज के साथ जमीन पर अजीब हलचल महसूस हुई। गेटेड कम्युनिटी और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग घबराए हुए अपने घरों से बाहर निकलने लगे। लोगों के मुताबिक आवाज ऐसी लगी जैसे जमीन हिल रही हो। कई मिनट तक इलाके में खुली जगहों पर भीड़ जमा होती रही। कई लोकल लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि यह घटना भूकंप की वजह से हुई या किसी और एक्सप्लोसिव चीज की वजह से हुई। तेलंगाना की मक्थल म्युनिसिपैलिटी से 6 नंबर वार्ड से बीजेपी कैंडिडेट येरुकल्ला महादेवप्पा की मौत पर बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने कहा कि कल म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे। मक्थल म्युनिसिपैलिटी में हमारे कैंडिडेट पर कांग्रेस और सीएम लगातार अपना नॉमिनेशन वापस लेने का प्रेशर बना रहे थे। उन्होंने कल रात सुसाइड कर लिया। मैंने आज पार्लियामेंट में यह मामला उठाया। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस कैसा बिहेव कर रही है। इस केस में तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। तेलंगाना राज्य के अंदर कल जो म्युनिसिपल चुनाव होने वाला है, मगर वहां का सरकार इतना दबाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर किया जा रहा है कि जबरदस्ती वहां चुनाव के इसमें विड्रा करने के लिए वहां के मंत्री, पूरा सरकार एकजुट हो गया। कल एक हादसा ऐसा हुआ, हमारा कार्यकर्ता एक ट्राइबल
उम्मीदवार मक्तल म्युनिसिपैलिटी जहां वो मुख्यमंत्री का जिला है, लगातार एक हफ्ते से उनको विड्रा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मगर वो गरीब परिवार का एक ट्राइबल ये मक्तल म्युनिसिपैलिटी में वो चुनाव लड़ना चाहता था बीजेपी से। वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री के दबाव से वो चुनाव विड्रा नहीं किया, मगर कल रात में वो खुदकुशी किया। क्योंकि अगर मैं जीतने के बाद भी ये मुझे किस तरह मुझे सताते मुझे पता है, इसलिए वो अपना पत्नी को बताया मैं जीतने वाला हूं। जीतने के बावजूद भी मुझे वो जीने नहीं देते। कांग्रेस सरकार यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री का जिला है, इसलिए मैं खुदकुशी किया ऐसा बताया गया। यही मुद्दा आज मैं सदन में उठाया। मगर आज इम्पोर्टेंट जो 0 ओवर के अंदर मुद्दा उठाया, आज तेलंगाना के अंदर सिर्फ स्थानीय का जीतने के लिए कांग्रेस किस तरह अपना रवैया अपना रहा पूरा देश जान रही है। ये लोकतंत्र के बारे में और हमारे संविधान के पुस्तक लेकर दिल्ली में जो हमारे कांग्रेस के नेता लोग गुमराह करते हैं, उनको तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। एक प्रेस मीट के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही भगवान है और वह है असदुद्दीन ओवैसी। रेड्डी ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। अगर आप इसे एनालाइज करें तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान है, असदुद्दीन ओवैसी। वे यूं ही भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन वे हर दिन असदुद्दीन ओवैसी को सर झुकाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं लोग लाइफ लाइन के बारे में कैसे बात करते हैं। उनकी लाइफ लाइन खुद असदुद्दीन ओवैसी हैं। देखिए वे कितनी बार ओवैसी का नाम लिए बिना राम का नाम लेते हैं और कितनी बार ओवैसी का नाम लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हर बार वे असदुद्दीन ओवैसी को अलादीन का जादुई चिराग बनाकर वोट मांगते हैं। उन्होंने मीडिया से सवाल करते हुए पूछा, आखिर सारी सरकारें आपकी ही हैं ना? अगर असदुद्दीन ओवैसी इतने विलेन हैं तो आप उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डेमोक्रेसी में AIMIM भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। वे जहां जीतते हैं, जहां हारते हैं। उन्होंने गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने 5 सीटें जीती। वे भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आप कब तक उन्हें भूत बताकर वोट मांगते रहेंगे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ अपनी मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। अकेले आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर का लगभग 10% हिस्सा है। उनके नेतृत्व में राज्य हॉर्टिकल्चर का हब बन रहा है। आंध्र प्रदेश नए बजट में घोषित योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा आंध्र प्रदेश के विजनरी और डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी को। अभी भी आंध्र प्रदेश का योगदान एग्रीकल्चर में अकेले आंध्र का योगदान लगभग 10% है और उनके विजनरी लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर का हब AP बन रहा है। कैजू, कोको, कॉफी, कोकोनट, अभी नए बजट में जो अनाउंस की गई है विशेष योजनाएं, उन पर तेजी से आंध्र प्रदेश काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बनाने में उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सफल होगा। भारत सरकार हर संभव योगदान, हमने एक टीम बनाई है भारत सरकार की तरफ से जो आंध्र के एग्रीकल्चर के रोड मैप को और बेटर बनाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, योजनाओं के माध्यम से भी और साइंटिफिक तरीके से भी, उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे। और इसके लिए आज कई उपयोगी चर्चा हुई है। अब तक एग्रीकल्चर में काम के लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। फिशरीज में भी, एनिमल हस्बेंड्री में भी एक्सलेंट काम हो रहा है। पाम ऑयल हो या नेचुरल फार्मिंग, आंध्र प्रदेश जबरदस्त काम कर रहा है। उनको बहुत बहुत बधाई। उनके साथ भारत सरकार मिलकर और तेजी से काम करने का प्रयास करेगी।
कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर से सत्ता के लिए संग्राम तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज बजट पूर्व बैठक बुलाई। हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस बैठक में अनुपस्थित रहेंगे। वह बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। डीके शिवकुमार के समर्थकों का दावा है कि दरअसल वे असम चुनाव के संबंध में प्रियंका गांधी वाड्रा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे और इसलिए वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन सिद्धरामैया ने जल संसाधन एवं बेंगलुरु विकास विभाग से संबंधित बजट पूर्व बैठक भी निर्धारित की थी, जिसकी जिम्मेदारी डीके शिवकुमार को सौंपी गई थी। उप मुख्यमंत्री अपने ही विभागों से संबंधित बैठक में अनुपस्थित रहेंगे। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में अनुपस्थित रहकर फिर से उन्हें चुनौती दे दी है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक चंद्रराज हट्टीहोली ने दावा किया है कि डीके शिवकुमार को विधानसभा में सभी 136 कांग्रेस विधायकों का समर्थन है। हट्टीहोली ने एक मीडिया से बताया कि डीके शिवकुमार पिछले 6 साल से पार्टी को कामयाबी से चला रहे हैं और उन्हें 136 विधायकों का समर्थन भी है। कांग्रेस एमएलसी यतीन्द्र सिद्धरामैया के बयान पर बीजेपी एमएलए अरविंद बेडलाड ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम सब जानते हैं कि डीके शिवकुमार सिद्धरामैया को गद्दी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया है। कांग्रेस का इंटरनल मामला है, मगर सबको मालूम है कि डीके शिवकुमार जी ने सिद्धरामैया का चेयर से उतारने का कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश से ये दोनों का कोशिश में पूरा राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा गया है। ऑफिसर्स को मालूम नहीं किसका बात सुनना है करके, सो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये बहुत कर्नाटक गवर्नमेंट से गलत है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि पूरा कर्नाटक में हर आदमी को मालूम है, जो बड़े हैं क्या बूढ़े हैं क्या छोटे हैं, सबसे छोटा आदमी सबको मालूम है कि कर्नाटक गवर्नमेंट का जो तिजोरी है वो पूरा खाली है। कुछ भी डेवलपमेंट कर्नाटक में नहीं हो रहा है। सो नेचुरली तेजस्वी सूर्या जी खाली ट्रंक लेके प्रोटेस्ट किए, क्योंकि इनके पास कुछ पैसा ही नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए। पूरा इनका गलत स्कीम में इनका पैसा खाली हुआ है। सो वही बात लोगों के आगे लेके जाने का कोशिश तेजस्वी जी ने की है। उनको अरेस्ट करके पूरा कर्नाटक के लोगों को और एक खुद ही कांग्रेस सरकार ने मालूम पड़ने का जैसे सिचुएशन क्रिएट किया कि अपना तिजोरी खाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, किसानों, पशुधन और कपड़ा क्षेत्र को कमजोर करता है। इस समझौते को जनसंपर्क का दिखावा करते हुए खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या यह भारत की रणनीति और आर्थिक हितों की रक्षा करता है। खड़गे ने कहा कि 9 फरवरी को जारी व्हाइट हाउस के समझौते संबंधित तथ्य पत्र में ऐसी शर्तें बताई गई हैं जो 6 फरवरी के भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में शामिल नहीं थी। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि वक्तव्य में रूस से तेल खरीदना बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता को 25% अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क हटाने की शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो उनके अनुसार भारत की संप्रभुता का हनन है। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने लिखा कि हमें बताया गया था कि भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में रूसी तेल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि श्री ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत ट्वीट किया है। अब व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट में स्पष्ट रूप से रूसी संघ से तेल खरीदना बंद करने की भारत की प्रतिबद्धता को अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने की शर्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मोदी सरकार ने भारत की संप्रभुता के इस हनन पर सहमति जताई। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने पहले ही उस कार्यकारी आदेश का खुलासा कर दिया था जिसके तहत भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तेल आयात के लिए अमेरिकी निगरानी में रखा गया था। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं एक राजनेता हूं, लेकिन मुझे क्रिकेट और स्पोर्ट्स में राजनीति पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक अलग फील्ड है, एक अलग गेम है। राजनेताओं को अपनी राजनीति कहीं और करने दो और क्रिकेट प्लेयर्स को अपना गेम खेलने दो। मुझे खुशी है कि कम से कम क्रिकेट इस मैच के साथ आगे बढ़ेगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह दूसरी बात है। लेकिन राजनीति क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर आना मुझे पसंद नहीं है। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स अलग फील्ड है, अलग खेल है। लोग को खेलने देना, राजनेता उनके राजनीति कहीं और करने दो, डिप्लोमेट्स को भी अपने काम डिप्लोमेसी में करने दो और क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने दो। मेरे ख्याल में यही अच्छा है। मैं खुश हूँ अंत में कि एटलीस्ट क्रिकेट तो अभी आगे बढ़ेंगे इस मैच के साथ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी दूसरी बात है, लेकिन
उसके लिए तो हम सारे हमारे देश की टीम के साथ ही रहेंगे, लेकिन खेल होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में इस विषय में अभी वो जो स्पोर्टिंग फील्ड की जो इंटेग्रिटी की बड़ी ज़रूरी है, उसको हम सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू। इंडियन टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? शिवसेना यूबीटी की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आज भी सीसीआई सबसे मजबूत क्रिकेट बॉडी है, फिर भी यह पीसीबी के फैसले पर निर्भर है कि वह खेले या नहीं। बीसीसीआई को साफ साफ कह देना चाहिए था कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान खेलने के लिए मान गया होगा क्योंकि उनके पास क्रिकेट न खेलने की पेनल्टी भरने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। बीसीसीआई के लिए मुनाफा ज़्यादा ज़रूरी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।